गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह 3 सेगमेंट्स और प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज की सबसे अहम कार्रवाई जो नेशनल असेंबली के अंदर हुई। वजीर आजम का इंतखाब हो गया 201 वोट लेकर। शहबाज शरीफ दोबारा से वजीर आजम बन चुके हैं और उनके मुकाबले में उमर अयूब साहब ने 92 वोट्स लिए जो उनकी पार्टी के थे। अब जो कार्रवाई थी वो बहुत शोर शराबे और हंगामे के दौरान चलती रही। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और जो एक पहले कल्चर रहा है पीटीआई का, पिछले 2 साल जब पीटीआई ऐवान के अंदर नहीं थी तो इन लोगों के लिए हुकूमत करना आसान था जब पीटीएम गवर्नमेंट थी, लेकिन आज का दिन कदरे मुश्किल था, आसान बिल्कुल भी नहीं था। शोर शराबे के अंदर जो तकरीर हुई उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना जो आइंदा की पॉलिसी है वो भी वाज़े की। उन्होंने बताया कि वो माशी महाज पर कैसे फाइट करेंगे, खारजा ताल्लुकात कैसे होंगे, अवामी मसाइल के हल के लिए क्या करना होगा, मिसाके मफाहमत की उन्होंने बात की। उन्होंने अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करने का कहा। क्या उनकी ये ऑफर अपोजिशन एक्सेप्ट करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो कुछ आज हमने देखा ऐवान के अंदर हुआ, शायद टेलीविजन स्क्रीन पर उतना वाजे ना हो कि किस कदर हंगामा आराई और शोर शराबा था और किस कदर बदतहजीबी के मनाजिर देखने को मिले। क्या आइंदा भी ये ऐवान ऐसे ही चलेगा? क्या ऐवान का तकद्दुस यूं ही पामाल होता रहेगा? और अगर ये रिवायत चल निकली है तो इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जब उमर अयूब साहब की तकरीर शुरू हुई तो सरकारी टेलीविजन ने तकरीर रोक कर चलाई। पहले रोकी गई, फिर उनको हिदायत दी गई कि चलाएं, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन रही। उनकी ये शिकायत थी कि उनकी तकरीर दिखाई नहीं जा रही सरकारी टेलीविजन पे। इसके अलावा जो उन्होंने बातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा उमर अयूब साहब ने कि हमारे फॉर्म 145 के मुताबिक 180 कैंडिडेट होते, यानी 180 वोट होते। ये बात अहम थी। तहकीकात की बात हो रही है लेकिन तहकीकात पे कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? कोई जिस भी किस्म का एक सेटअप बनना है जिसमें तहकीकात करनी है उसको फॉर्म कौन करेगा? उसके लिए तो मिलकर बैठना होगा। और अगर ये गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं है तो फिर धांधली की तहकीकात कैसे होंगी, मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी हम बात करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी नए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दरपेश आइंदा के चैलेंजेस की, जिसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज माशी महाज पर उनका मुंतजर है। पहले 100 दिन बहुत अहम है और 100 दिन की जो टर्म है वो जिस तरह एक दफ़ा अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन का शिकार था 1932 में, उस वक्त ये हुआ कि 100 डेज की जो पॉलिसी मेकिंग थी, जो रिफॉर्म्स की, उसके नतीजे में जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे अमेरिका ने बहुत बड़ी हद तक उस पर काबू पा लिया था, उसको ओवरकम कर लिया था। खातिर खा पेशरफ्त उसमें हुई थी और रोजवेल्ट की हुकूमत थी उस टाइम। उस मॉडल को देखते हुए क्या आइंदा के 100 डेज हमारे लिए उसी तरह के साबित हो सकते हैं कि कोई रेवोल्यूशन हम एक्सपेक्ट करें 100 डेज में? क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान ने गवर्नमेंट बनाई थी 5 साल पहले, तो वो भी 100 दिन बहुत अहम होने का ऐलान करते थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। माशी बहरान का जिक्र हुआ, IMF की जो मौजूदा प्रोग्राम है उसकी तकमील, आइंदा प्रोग्राम का जिक्र हुआ, उसको हासिल करना कितना मुश्किल होगा। इत्तेहादी हुकूमत के सामने एक मजबूत ओपोजिशन खड़ी है, इस ओपोजिशन का सामना इस वक्त की हुकूमत कैसे करेगी? बैरूनी मुमालिक के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? बढ़ती महंगाई में रिलीफ कैसे दिया जाएगा? सूबों की कोऑर्डिनेशन कैसी रहेगी? ये तमाम पहलू डिस्कस होंगे। और आखिर में बात करेंगे PTI के मुख्तसर मुद्दत के दौरान तीसरी मरतबा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, जिसमें बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। अब चूंकि उनका मामला अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो ज़ेर समाअत है, उसका नतीजा क्या आता है? और ये जो इलेक्शन उन्होंने इंट्रा पार्टी करवाया है तीसरी मरतबा, क्या इस बार ये इलेक्शन काबिल कबूल होगा? क्या ये ठीक इलेक्शन था? इसके बिहाफ पर उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? और क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाद दोबारा PTI में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो उनके पार्लियामेंटेरियंस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात होगी। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ शाहिद मितला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब तशरीफ रखते हैं और आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे पैनल में आज शामिल हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे शाहिद मितला साहब, आज की कार्रवाई आपने बहुत गौर से देखी, खड़े होकर देखी, बहुत करीब से देखी, क्या मनाजिर आपने देखे, क्या एज्यूम किया, क्या परसेप्शन मिला कि आइंदा 5 साल कैसे गुजरने वाले हैं? बहुत शुक्रिया सलमा। देखिए, आपने भी वो सारी कार्रवाई देखी जो मैंने देखी। ये बात सच है कि PTV के अलावा, चूँकि PTV से ही तमाम चैनल्स फीड ले रहे थे, तो PTV पे वही आ रहा था जो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच वगैरह थी। एक आध किसी चैनल ने बल्कि वो तमाम मनाजिर भी दिखाए जो वहाँ पे हंगामा आराई हो रही थी और उसके बाद काफ़ी इशू भी बना। देखिए, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन को भी इसीलिए हम सारे लोग कैंपेन कर रहे थे
کہ भाई ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर लेके आएगा मुल्क की इकोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर भी एक बड़ा चैलेंज के तौर पर इसको देखा जा रहा था, और अब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई कोई माशरत में बेहतरी आएगी। लेकिन जिस तरह की हंगामा रही और एक तरह से इमेच्योरिटी हमने पीटीआई के कैंप्स में देखी है, वो अभी भी शायद 2013 वाला ही उनका माइंड सेट है, 2013 में ही रह रहे हैं। अभी उन्होंने मेंटली उस तरह से ग्रो नहीं किया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक साल के बाद उनको अच्छा खासा उनके मसाइल रहे। आपने देखा एक तरह से क्रैकडाउन भी हुआ, एक नई पार्टी इमर्ज होकर सामने आई है, तो उसके बाद हमें कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नजर आना चाहिए था, पॉलिटिकल मेचोरिटी नजर आनी चाहिए थी, कोई हार्मनी नजर आनी चाहिए थी, कोई म्यूचुअल चीज़ों पे कंसेंसस डेवलप होता नजर आना चाहिए था, लेकिन वो हमें नजर नहीं आया। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि दूसरे जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनको भी मैं समझता हूँ कि चाहिए कि वो कुछ चीज़ों पे ज़रूर पेशरफ्त करें, चैलेंजेस की बात करें। तो मैशत तो है ही है, इसके अलावा इन्फ्लेशन है जिस पे मीडिया ने भी पिछले कुछ अरसे में बहुत कम बात की है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो अदरवाइज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, लेकिन आप देखिए कि 12 करोड़ से लोग ज़ायद लोग हैं जो खत्ते गुर्बत से नीचे जा चुके हुए हैं, और आम आदमी जिसकी लाखों में भी सैलरी है, मिडिल क्लास जो है वो वाइप आउट होती जा रही है, एलिमिनेट होती जा रही है, और उसका साइज सबड्यू होता जा रहा है। उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ें तभी बेहतर होंगी इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे और प्लेज करेंगी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, और तमाम के तमाम लोग उसको आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर रज़ा साहब, एक मंजर जो बहुत इंडिकेट कर रहा था कि आइंदा आने वाले 5 सालों में बहुत टफ टाइम मिलने वाला है अगर 5 साल तक गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है, वो ये था कि इत्तेहाद तो बन गए गवर्नमेंट का भी ओपोजिशन का भी। जब ये नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी तो अकेली पीटीआई उनके 92 मेंबर्स वो डिफेंड कर रहे थे अपने बानी को, या अपना वो मौक़िफ़ सामने रख रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। उनका मुकाबला करने के लिए नून लीग के 79 मेंबर्स अकेले थे। जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, वो सब अपनी नशिस्तों पे मौजूद थे। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि आने वाला जो दौर है उसमें जो भी फैसला साजी होगी, जो भी मामलात आगे बढ़ेंगे, उसमें नून लीग अकेली होगी, तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग को अकेले निभानी होगी, और उनके मुकाबले में उनकी ओपोजिशन उनसे बड़ी तादाद में? देखिए सलमा, ऐसा नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो चुके हैं, अब होगा क्या पार्लियामान के अंदर जो है वो बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पहला दिन था कौमी असम्बली का, नून लीग वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा, और नून लीग को डिफेंड करना पड़ेगा पार्लियामान के अंदर पीटीआई के उन लोगों को जो हंगामा आराई करते हैं, जो नारेबाजी करते हैं और जो माहौल को ख़राब करते हैं। फैसला साजी की अगर आपने बात की है तो इत्तेहादी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, वो फैसला साजी में उनके साथ होंगे, लेकिन वो उनको डिफेंड नहीं करेंगे पार्लियामान के अंदर। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ये पार्लियामान के अंदर इस तरह का माहौल आपको आगे भी देखना पड़ेगा, और इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 90s की दहाई में अगर आपने देखा तो ऐसा था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को न सिर्फ इत्तेहादियों को बल्कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्हें बड़े तदब्बुर के साथ, बड़े ऑपोजिशन भी उनके साथ चलने को तैयार है। देखिए ना, फहमो फरासत के साथ चलना पड़ेगा। कैसे? आपको कौमी जो इश्यूज हैं उन पर इत्तफाक राय पैदा करना। देखिए ज्यादा जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर बनती है, प्राइम मिनिस्टर पर बनती है। उन इस तमाम माहौल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें मैंडेट चोर कहेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो घड़ी चोर के नारे लगाएगी, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और रहना रहेगा। इसके बाद आपको कौमी इश्यूज पर तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है, तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, उसमें आपने देखना है इत्तफाक राय पैदा करना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना है। पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेकर चलना है तो फिर आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामान के अंदर हैं उन्हें मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा करना है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी शहबाज शरीफ साहब की है क्योंकि वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, और उसके साथ जो सेकेंडरी अगर आप देखें तो वो मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जो जमातें हैं उन्हें भी तमाम जो पॉलिटिकल माहौल है उसको बेहतर करने की जरूरत है। लिहाजा अब आप माहौल को जब बेहतर करेंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के साथ आपको मुज़ाकरात भी करने चाहिए, उन्हें साथ भी बिठाना चाहिए, लचक का मुजाहरा भी करना चाहिए। हाँ, पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो नारेबाजी होगी वो होगी और उसको आप रोक नहीं सकते और वो रहेगी।
लेकिन आपको कौमी इश्यूज पर मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर भी माहौल जो है वो आपको कशीदगी की तरफ बढ़ता दिखाई बिल्कुल ठीक है, इत्तेफाक राय की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट आपको कब तक चलती नजर आ रही है? सलमा, पाकिस्तान में जो हुकूमतें आती हैं उनकी मुद्दत क्या होगी, उनकी उम्र क्या होगी, वो एटलीस्ट 3 चीज़ों के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। पहला तो ये कि जो सियासी पार्टियां इन्वॉल्व हैं उनका मफाद क्या होगा, ठीक है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या होगा, और किसी हद तक पाकिस्तान का मफाद कहाँ है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद है और दोनों का मफाद असल में अपने अपने सूबे में है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि सारा पैसा चला गया सूबों के पास और जिम्मेदारियां सारी रह गई हैं विफाक के पास। अब कोई 700-800 अरब रुपए का तरक्याती बजट है सिंध का, और सिंध हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास। कोई 1100-1200 का तरक्याती बजट है पंजाब का, और पंजाब है एन के पास। दोनों पार्टीज का मफाद ये है कि उनकी विफाकी हुकूमतें चलती रहें। उनकी विफाकी हुकूमतें इस शर्त पे चलती रहेंगी अगर वो विफाकी हुकूमत चलाते रहें। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि दोनों का मफाद ये है कि विफाकी हुकूमत चलती रहे। इस्टेब्लिशमेंट का भी मूड ऐसा ही है कि विफाकी हुकूमत चलती रहे, और पाकिस्तान का मफाद भी इसी में है कि दोनों पार्टीज मिलकर हुकूमत चलाएं और किसी किस्म की सियासी इस्तेहकाम की शक्ल सामने आए। तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि तीनों डायरेक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्ररी टू द कॉमन परसेप्शन जो हम लोग कह रहे हैं, ये हुकूमत देर पास साबित होगी और ये देर तक चलेगी। बिल्कुल। अब जो ढांचा नजर आ रहा है सलमा, वो ये है कि पीपल्स पार्टी नवाज लीग हुक्मरानी करेंगे, SIFC जो है वो बेशतर माशी फैसले लेगी, ठीक है, और दोनों को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होगी। तो ढांचा ये नजर आ रहा है, और मेरी ओपिनियन में देर पा चलेगी, और कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। कॉम्बिनेशन अच्छा। फिर जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिसकी हम बात करते हैं, ये पहिया है जो पार्लियामानी निज़ाम है, उसका दूसरा पहिया होता है ऑपोजिशन। अगर PTI या सुन्नी इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है तो आप समझिए कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद इसी में है कि हुकूमत को ऑन चेक भी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। चेक एंड बैलेंस के लिए आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जरूरी है। अच्छा, आमिर सईद अब्बासी साहब, पहले जब 9 मई के वाकयात हुए तो खान साहब ने उसको कंडेम नहीं किया, तो उनका मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। आज उमर अयूब साहब ने जब इस ऐवान में अपनी पहली तकरीर की तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात की जिम्मेदार नहीं है। तो क्या पूरी पार्टी इसको ऑन करती है? उनकी जमात के लोग तो इसको ऑन भी करते हैं कि हमने किया ये सब कुछ, हम लोग शामिल थे, हम इनकलाब लाना चाहते थे, और फिर लोगों की वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं। तो उमर अयूब साहब किस कैपेसिटी में डिनाई कर रहे हैं कि हम तो जिम्मेदार ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं? और क्या खान साहब भी कंडेम करते हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, असल इस मामले के ऊपर क्योंकि तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद मौके के ऊपर ये मुतालबा कर चुकी है कि एक हद तक तो वो मानते हैं कि वो इन तमाम जो अहम इंस्टॉलेशंस थी, जो मकामात थे, वहाँ पर वो गए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वहाँ पर जो शरपसंदी हुई उसके मामले के ऊपर उनका ये मुतालबा है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसको बानी PTI ने कंडेम क्यों नहीं किया? अभी तक कभी मैंने उनकी कंडेमनेशन उन्होंने जब याद है वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी पूछा था कि आपने किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो अरेस्ट था। और जाहिर बात है वो उस वक्त जब ये अरेस्ट वाला मामला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अरेस्ट हुए तो उन्हें ले जाया गया। तो बहरहाल ये उनका मामला है, उन्हें कंडेम करना चाहिए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में उनकी डिमांड जो है वो भी अहम है। वो ये कहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा दी जाए। जुडिशियल इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई, लिहाजा इस मामले के ऊपर क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट्स में है वो वहां पर देखा जाएगा। चले इसकी तहकीकात होंगी। बुनियादी तौर के जी गवर्नमेंट के मामले के ऊपर जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये 3 बुनियादी वजूहात हैं या 3 बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ अरसा चलेगी या देर पा चलेगी। मुझे इससे बसद एहतराम इख्तलाफ है कि हमने जब इलेक्शन से पहले हम बहुत सी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि अगर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, PTI जो है वो आउट हो गई है, बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा, आज़ाद लोग हैं उनके पास तो निशान नहीं है, वो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, कैंडिडेट को पता नहीं चलेगा, वोटर को पता नहीं चलेगा। और बहरहाल मीडिया क्योंकि किसी हद तक इन बड़ी सियासी जमातों के ऊपर फोकस किए हुए है, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी बैक्ड है, पता है कुछ लोगों को कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन सदर बनेगा। लेकिन 8 फरवरी को तो ये सारे अंदाजे उलट हो गए और ये तमाम चीज़ें जो प्लान्स थे या जो लोगों की प्रेडिक्शंस थी सारी वो गलत हो गई। लिहाजा अभी भी
कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। मुझे ये असेंबली को बहुत लंबी चौड़ी चलती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि देखें हर चीज़ की ना कुछ उसके प्री रेक्विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने इस प्रोग्राम को कामयाब करना है, तो अभी हम आपको कहेंगे आप जमीन पे बैठ जाएं, मैं आपकी नशिस्त पे बैठ जाऊं, तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। और फिर हम कहें कि नहीं हमें इस प्रोग्राम को चलाना है, कैमरा जमीन की तरफ कर देंगे इतना मुश्किल और नहीं हमने इस प्रोग्राम को लेकर चलना है, नहीं हमने इस प्रोग्राम के मुफाद में हमने आगे बढ़ना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब तक जिसकी जो राइट बनता है वो उसको नहीं मिलता, तब तक ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। अच्छा, ये वो टाइम है। 2018 में किसी के मेरी बात सुन ले, नहीं सालों से जब बात होती है, यही बात होती है कि 70 सालों से ऐसे ही हो रहा है, जिसकी जो राइट बनता है उसको नहीं मिलता, तो हमने आगे भी ऐसे ही चलना है। तो आगे ये सिस्टम इस तरह चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिस इज द टाइम कि अब सोच लेना चाहिए कि जितना इस मुल्क का नुकसान हो चुका है, मुल्क का नुकसान हो चुका है, अब सारे लोगों को बैठकर ये सोच लेना चाहिए कि जिसका जो राइट बनता है, किसी की कोई निशिस्त बनती है उसको मिलनी चाहिए, नहीं बनती नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक मर्तबा बैठकर इस मामले के ऊपर ये सोच लेना चाहिए कि जिसका जो हक बनता है उसको दे दिया जाए, उसके बाद ये सिस्टम आगे चलेगा। वरना ये किसी की निशिस्त किसी को दे के, किसी से वापस लेकर, किसी को ऊपर एडजस्ट करके, किसी को सदर बना के, किसी को यूं बना के, यूं सिस्टम मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं काउंट कर रहा था, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 दफा सीएम पंजाब रह चुके हैं, आज 2 दफा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। और फिर जब मैं इस असेंबली को देख रहा था, आज आप भी थी वहां पे, कि अयूब खान आज भी असेंबली में है, ज़ियाउल हक आज भी असेंबली में है, भुट्टो साहब आज भी असेंबली में है, शरीफ आज भी असेंबली में है, और ये सारे खड़े होकर तकरीर करते हैं कि 70 सालों से जो हुक्मरान हैं उन्होंने लूट लिया, और फिर पता नहीं ये किन लोगों ने लूटा। मैं कहती हूँ आमिर बासी साहब, हम 70 साल में जाते ही नहीं, हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात कर सकते हैं जो इस वक्त की हुकूमत के साथ हुआ। जब वो ऑपोजिशन में, अभी जाहिर है वो भी एक दूसरे के लिए वही जिस बात रखते हैं ना, वो केसेस तो चलेंगे। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो पीटीआई ने खुद मारी, तो मेरा ख्याल है चीजें बैलेंस होने के बाद शायद ये किसी लेवल पे बात करेंगे आके। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सलमान कह रहा था, आपको याद होगा हम जब अपने इंतखाबात से पहले यही गुफ्तगू किया करते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इस तरह की हंग पार्लियामेंट होगी। ये सबको याद होना चाहिए। दूसरी बात ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि मुमकिन है कि ये पूरा प्लान के तहत किया गया हो। देखना, एक स्ट्रांग अपोजिशन गवर्नमेंट के लिए थ्रेट होती है और गवर्नमेंट चलती भी है। और मेरा बसद एहतराम आमिर बासी साहब के साथ, आप भी यहीं पे हैं, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी अता करे, हम भी यहीं पे हैं। आप देखिएगा कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये गवर्नमेंट बामरे मजबूरी, बामरे ज़रूरत 5 साल पूरे करेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है, दलील मैं ये देता हूँ कि देखिए, एक तो इंतखाबात करवाना आसान नहीं, दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग इन हुकूमत के साथ है। SIFC जो है उस पर इस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट अपने 5 साल इसलिए भी पूरे करेगी कि हमारे हालात ऐसे नहीं है मुल्क के कि हम आगे इंतखाबात की तरफ जाएं या क्यास की तरफ जाएं या पोलिटिकल फिर अदम इस्तेहकाम बढ़े, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि ये 5 साल के गवर्नमेंट जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके चैलेंज करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम दूसरे सेगमेंट में बात करने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़े चैलेंजेस इस नौ मुंतखब हुकूमत के मुंतजर हैं, और पहले 100 दिन अहम है जिसके बारे में बारी PTI कहा करते थे कि वो बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या इस गवर्नमेंट के लिए इन 100 डेज में या पहले 3 माह में कुछ करना पॉसिबल होगा? सबसे पहले मईशत से आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, माशी चैलेंज सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है? सलमा, इमीडिएटली तो जो IMF का स्टैंड बाय है उसका रिव्यू मिशन तैयार बैठा है। जैसे ही हुकूमत बनेगी वो रिव्यू मिशन यहाँ पहुंच जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि उस रिव्यू मिशन ने जो चीज़ रिव्यू करनी है वो हुकूमत कर चुकी है, और चांसेस हैं कि वो $1 बिलियन की जो किस्त है वो हमारे खजाने में आ जाएगी। उसके बाद चैलेंज आएगा बड़ा IMF का पैकेज। स्टैंड बाय खत्म हो जाएगा बाय एंड मार्च। उसके बाद हमें कम से कम $6 बिलियन, $7 बिलियन, $8 बिलियन तक का पैकेज चाहिए होगा, क्योंकि $25 अरब की अदायगी करनी है अगले 12 महीनों के अंदर। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, बैरूनी हवाले से। अंदरूनी हवाले से अभी जो मैं डेटा देख रहा था, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स हमें बताता है कि गैस की कीमत में 570% इजाफा आया 1 साल के अंदर। टमाटर की कीमत में 170% है, आटा 65%, आटा जो हम सब लोग खाते हैं भाई ताजा, उसमें 65% इजाफा, चीनी 50% इजाफा। अब तनख्वाहें तो 8-10% से ज्यादा नहीं बढ़ी, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, वो भी प्राइवेट। इसका मतलब ये है कि गुर्बत बेतहाशा बढ़ गई। अभी शायद किसी ने जिक्र किया कि 50%, आपने डॉक्टर साहब ये आप शुमारियात जो है उनके बता रहे हैं ना, हालांकि अगर देखें तो आटे की कीमत 100% बढ़ी। जमीनी हकीकत देखिए इससे भी ज्यादा।
जमीनी हकीकत इससे भी बुरी है। मैं आपको हुकूमत से हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार बता रहा हूं। अच्छा, इस साल अनवर साहब 8,500 अरब का खसारा है, बजट का खसारा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब आके इसका क्या हल निकालेंगे? ये बहुत बड़ा खसारा है। इसके बाद 2,000 अरब का नुकसान स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का, इसको किस तरह अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी का और PMLN का एक इख्तिलाफ आएगा। वो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं है पीपल्स पार्टी वाले, और प्राइवेटाइजेशन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ता। तो PMLN वाले क्या करेंगे उस जब इत्तेहादी गवर्नमेंट चल रही? तो ये 4 या 5 बड़े माशी इश्यूज हैं। बड़े माशी इश्यूज 4 या 5 है डॉक्टर साहब, और आपने बड़े अच्छे से उनका अहाता भी किया। आमिर सईद अब्बासी साहब, सारे चैलेंजेस को एक तरफ रखते हुए अगर आप ये सोचें कि आज एक चौकीदार, एक आम तनख्वाहदार मुलाजिम गुजारा नहीं कर सकता, इतनी महंगाई है, लोग बिल फाड़ रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उधार ले के वो घरों के किराए देते हैं और अपने बिल्स पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स, तो आपको लगता है कि इससे बड़ा भी कोई चैलेंज हो सकता है? क्योंकि ये महंगाई की जो वेव है ये इरिवर्सिबल नजर आती है। मैं काउंट कर रहा था तो मैंने तो खैर 9 लिख लिए हैं। सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, IMF का इकोनॉमिक चैलेंज है हमारा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहरहाल रहेगी, ये क्योंकि एक इंतहाई कमजोर हुकूमत है। रोज इत्तेहादी नाराज होंगे, कभी MQM नाराज हो जाएगी, कभी बाप नाराज हो जाएगी, कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान नाराज हो जाएगी, तो इनको मनाना तो एक अलग से चैलेंज होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा होंगे। आपको पता है जिस तरह टेररिज्म जिस तरह बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा मसला है। फॉरेन अफेयर्स भी हमारे, जिस तरह हमारे कुछ इश्यूज अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इश्यूज हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हैं, चाइना के साथ हमने कैसे आगे चलना है, अमेरिका के साथ कैसे चलना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जो महंगाई है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो फर्क है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बैड गवर्नेंस जो है, जिस तरह पिछले कुछ अरसे से पंजाब चला, KPK में जो हालात हैं, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, वो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है, और उसमें भी एक बहुत, और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को फेस करना पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ फिर लिंक जो बहुत से न सिर्फ कानून साजी के मसाइल होंगे, पार्लियामेंट को चलाना, सेनेट को चलाना, जो अदालतों में बहुत से मामलात आएंगे, तो ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। और वो वही बात है कि फिर वो एक कमजोर पोजीशन पे होंगे, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े होते हैं, हर मामले पे नहीं होते। प्राइवेटाइजेशन का मसाइल है, वहां पीपल्स पार्टी तो हाथ खड़े कर देगी। इस तरह अगर कोई बलूचिस्तान का इशू होगा तो उस पर बाप कहेगी कि हमने ये नहीं करना। सिंध का इशू आएगा तो MQM नाराज हो जाएगी। पंजाब के कोई इश्यूज आएंगे, उनके कुछ मसाइल हल नहीं होंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान के, तो वो नाराज हो जाएंगे। बहरहाल बहुत से चैलेंजेस हैं, और उसके साथ साथ फिर इंटरनल मसाइल भी होंगे। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनके साथ इस हुकूमत को आगे बढ़ना है। खैर हम देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हुकूमत लंबी चलेगी, लेकिन इन सारे चैलेंजेस के साथ ये मसाइल हल होने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। एक अगर फिक्रा ऐड कर, देखिए मैं तफरीक करना चाहता हूँ सियासी गैर यकीनी में और सियासी शोर शराबे में। सियासी गैर यकीनी में समझता हूं वो कम हुई है, बेतहाशा कम हुई है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। शोर शराबा बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट रियासत का काम चलता रहेगा, जैसे अनवर साहब ने कहा, शोर शराबा बेशक होता रहेगा। ठीक है अनवर हसन साहब, बहुत सारे चैलेंजेस में हमने एक चीज मिस की, वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी को सामने रखते हुए और वो सारे चैलेंजेस जो आमिर अब्बासी साहब ने काउंट किए, जो जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, आपको आइंदा 100 डेज में क्या होता नजर आ रहा है? सलमा देखिए, आपने दहशतगर्दी की बात की तो इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा सेटअप है, इन्होंने बड़ा गौर किया होगा इस सारी सिचुएशन पर। उसकी वजह यह है कि मैं किस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखें बलूचिस्तान में CM सरफराज बुगटी, बड़ा पोटेंशियल है उनमें और बड़ा परफॉर्म करना जानते हैं। वो क्यों उन्हें वहाँ पर CM लगाया गया? आपको याद होगा वो निगरान वज़ीर दाखिला थे, तो फिर वो वहाँ पर चले गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। बलूचिस्तान की सिचुएशन बड़ी ख़राब है दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसको कैसे कम करना है, इसलिए वहाँ पर उन्हें ले जाकर CM लगाया गया। सिंध में अब आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध की गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, वहाँ पर उनकी हुकूमत है। इस तरह पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो भी कदरे बेहतर हो। KPK में जो है वो वहाँ पर भी सिचुएशन बड़ी जो है ख़राब है दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वो अगर वफाक में इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको वहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। एक बात जहन में रखिए, ये जो क्यासराइयाँ की जा रही हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहाँ पर रन करेगी, काम करेगी। होगा क्या, विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
मौलाना फजल रहमान का मैंने बताया था आपको कि वो क्यों गुफ्तगू की जा रही है। असद कैसर साहब चाहते हैं कि वो ज़्यादा उनके साथ राब्ते में रहें ताकि वो वफाक में उनको कोई पोजीशन मिल सके और उनकी अपनी पार्टी में कोई हैसियत हो। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और दूरअंदेश हैं, और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी कहा कि मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। उनके नवाज शरीफ साहब के साथ ज़ाती मरासिम है, उनके आसिफ अली जरदारी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लिहाजा इसलिए ज़रूरत किस बात की है कि आपको ग्रैंड डायलॉग करना है, आपको कौमी इशूज़ पर सबको इकट्ठा करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इन तमाम पार्लिमानी लीडर्स की जो बड़े सियासी जमातों को हेड करते हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, नेशनल पार्टीज के लोगों को आपको शामिल करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये कर लिया जाएगा। देखिए शोर शराबा अपनी जगह पर रहेगा, चलिए ये जमहूरियत का हुस्न से कहते हैं, हम भी समझ लेते हैं, लेकिन मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए अब सारे संजीदा उनको होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हालात बिगड़ेंगे और किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सारे हालात शाहिद साहब और उसके साथ साथ आइंदा हुकूमत के 5 साल, इसको आप कैसे देखते हैं एक फ्रेम में? एक चीज जो मैंने मिस की, पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मामलात बेहतर हैं। आपने देखा होगा आज कुछ लोग ऐसे भी थे जो नारेबाजी का हिस्सा नहीं बने, सिर्फ इमरान खान के पोस्टर्स उठा के अपनी सीटों पे खड़े रहे, और उसमें फिर मैंने देखा ज़ैन कुरैशी साहब को कि वो सीट पे आके बिलावल भुट्टो से उन्होंने अलग सलैक की, हाल अहवाल पूछा, सलाम दुआ की। तो दैट मीन्स कि अभी बातचीत के रास्ते मुकम्मल बंद नहीं हुए। देखिए सलमा, जो ये कंडक्ट है पीटीआई के एमएनएस का, वो पहले भी बात हो चुकी है, वो हमेशा से बड़ा इमेच्योर रहा है, लेकिन कुछ हैं बहुत वेल कल्चर्ड हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। ज़ैन कुरैशी इज वन ऑफ देम। लेकिन होना यही चाहिए, ये खलंडरों वाला काम नहीं होना चाहिए जो हम देखते हैं पिछली दफा 2013 ऑनवर्ड्स 10-11 साल से हम एक ही चीज देखते हैं, जो 5 साल की बात पहले भी हुई और फिर चैलेंजेस की भी बात। मेरे नजदीक एक ही सबसे बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट का, वो महंगाई को कम करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि आईएमएफ के साथ उसके मामला तय पाते हैं या नहीं तय पाते। $1.1 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल में हमें मिल जाएंगे, चूंकि वो जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था वो अब होने जा रहा है, कंक्लूड हो जाएगा अप्रैल में, मार्च में। वैसे आईएमएफ के बोर्ड ने कह दिया कि हम सेटिस्फाई हैं, जो हमारी कंप्लायंस हुई है। लेकिन हैविंग सेड सो, हमें $72 बिलियन चाहिए नेक्स्ट 3 इयर्स में, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट, और वो बड़ा मुश्किल है कि हम उसको सिक्योर कर सकेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ डिसीजन मेकर्स मुझसे ज्यादा अवेयर होंगे, बट मीडिया का काम है मुसलसल पॉइंट आउट करे और हैमर करता रहे। देखिए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है जो कि नजर नहीं आती है। हम देखिए हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट ये रहा है, पूरा ओवरऑल नेशन का कंडक्ट भी यही रहा है कि उस तरह से फोर्स साइटिंग नहीं होती। सिर्फ हम कोई बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम चीजें कर रहे होते हैं। अब आपका कुछ चीजें किए बगैर, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए बगैर, इकोनॉमिक करेक्शंस किए बगैर आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मिडिल ईस्टर्न पार्टनर से आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर वो पैसे नहीं मिलते आप अगेन डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर आईएमएफ आपको पैसे, दूसरा पैकेज नहीं देता, $8 बिलियन के एक और पैकेज की भी बात हो रही है, फिर भी आप क्रैश कर जाएंगे। इस तरह से 2000 अरब रुपए तो आपने ये जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस है उसमें झोंक रहे हैं, कुछ 2700-2800 अरब रुपया आपका इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट है। इसी तरह से कोई 1200-1400 बिलियन रुपीस का आपका गैस का भी बनना है, और उसके अगेंस्ट आप देखिए कि गैस अवेलेबल नहीं है, 1100% आपने उसमें इजाफा कर दिया हुआ है, कुछ 600% बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया हुआ है। आम आदमी का जिसका एक पंखा और एक बल्ब भी जलता है उसको भी 5-5, 7-7, 10-10 हजार बिल, गैस का भी यही। और जो आखिरी बात जो मैं आपकी इजाजत से वो करूंगा वो ये है कि 5 साल, मैं इसको इसलिए भी 5 साल पूरे होते देख रहा हूं। 2 साल तो फर्स्ट श्योर है कि 2 साल ये कर लेंगे, 5 साल इसलिए कि ये एक तरह से जरूरत है। हमने देखा है कि पिछले कोई 76 सालों में एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जो जिसने अपना टेन्योर 5 साल का पूरा किया हो। कोई 2.5 साल बाद वो एक तरह से लग भी रहा है कि वो एक मॉडल भी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे पास एक वही मॉडल है जिसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं इंटरवेंशन दाएं बाएं से होके वो स्केटल डाउन किया जाता है और फिर इस तरह से। बट इसमें देखिए एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, इस पे बहुत डिपेंडेंट है। दूसरा, तमाम जो टॉप स्लॉट्स हैं वो तमाम दोनों पार्टीज ने आपस में डिवाइड कर दी हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए कि कुछ इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट हुई है असेंबली कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी अब
गिवन सिनेरियो में मिल के हुकूमत बनाना भी चाहें तो ये दोनों नहीं बना सकते हैं, इनको एक तीसरे पार्टनर की जरूरत है। जबकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दो पार्टनर्स मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, उनको एमक्यूएम या किसी थर्ड प्लेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर सिनेरियो में वो जरूरी है कि उसके लिए तो पीटीआई के रवैये पे भी डिपेंड करता है। और आप ये भी याद रखिए कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके असरात पाकिस्तानी सियासत पर भी होंगे। ठीक है। और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर एक बड़ी मशहूर बात की जाती है कि द ओनली थिंग दैट कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज इट्स पास्ट। फ्यूचर का नहीं पता। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले अनवर साहब, इफ यू वांट टू कमेंट, आपने 2 साल वाली बात पे आप हंसे थे, तो अगर आप बताना चाहेंगे आप क्यों हंसे थे? डॉक्टर फरूक साहब मोहतात ना अदाद-ओ-शुमार के माहिर है ना, तो बड़े वो मोहतात अंदाज में ना अदाद-ओ-शुमार भी बता देते हैं और अपनी बात भी कन्वे कर देते हैं। वो 2 साल किस लिए कह रहे थे? उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक है ना, माजी में जो उन्होंने बात की वो बड़ा अच्छा रहा, आइंदा भी अच्छा रहेगा। इस बुनियाद पे वो 2 बरस शहबाज शरीफ का क्रेडिट भी है डॉक्टर साहब, हर बंदे को एस्टैब्लिशमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई लॉबिंग करनी पड़ती है, कोई मीडिया में भी कोई ना कोई हिसाब किताब करना पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद आदमी है जिनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उनके अच्छे ताल्लुक करते कैसे हैं, फिर वो कैसे करते हैं? बस वो कर लेते हैं ना, यही तो उनका क्रेडिट है। अच्छा, वो कभी स्पेस अपने भाई के लिए क्रिएट करते हैं, कभी भतीजे के लिए, कभी बेटे के लिए, और कभी दूसरे लोगों के लिए। भाई की एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, जी वो क्रेडिट गोस टू शहबाज शरीफ, डेफिनेटली उन्होंने करवाया। बिल्कुल ठीक, यानी कामयाब डिप्लोमेसी थी उनकी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस करेंगे पीटीआई की तीसरी मर्तबा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई तीसरी मर्तबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा चुकी है। क्या इसके नतीजे में जिस मकसद के लिए इंतखाबात कराए गए हैं वो पूरा हो सकेगा अनवर रज़ा साहब? असल में देखिए, ये तो एक आनी रिक्वायरमेंट थी, इलेक्शन एक्ट में था कि आपने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह बाकी अगर दीगर जमातों को भी देखा जाए तो 5% किसने खवातीन का कोटा जो था वो उसको फुलफिल किया है, वो भी नहीं किया गया। चले ये अच्छा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी बुनियाद पर निशान भी नहीं मिला, उनको स्पेशल सीट्स भी नहीं मिली। अब यह है कि एक जो आइनी तकाजा और कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ना है तो फिर उन्हें आइन और कानून को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप असेंबली में शोर कीजिए लेकिन पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन है उसका हिस्सा ना बने। आपको मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखना होगा। आप आइन की बालादस्ती पर जरूर बात कीजिए, कानून का आप अगर समझते हैं कि हमारे साथ धांधली की गई है तो आप कानून का सहारा लीजिए। आप ठीक है एहतजाज भी करिए, पुरअमन एहतजाज भी आपका हक है, आईने पाकिस्तान आपको हक देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जो इस हवाले से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो एक मुबहम सा इबहम पाया जाता था वो इबहम दूर हो गया, आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। लेकिन इससे आगे जाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्हें कानूनी जो तकाजे हैं वो किसी जगह पर भी हो, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उन्हें पूरा करना होगा। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पीटीआई क्यों अनवर साहब? तमाम सियासी, मैंने डॉक्टर साहब आगे कहा कि बाकी किसी जमात में, आपने मेरी बात नहीं शायद गौर से सुनी, मैंने कहा किसी भी सियासी जमात शुरू में वो नहीं कहा, तो मैं इंडिकेट कर रहा था कि बाकी अगर नहीं करते तो फिर इनके क्यों? देखिए, ये कानून लाया इस मकसद के लिए गया था कि हर पार्टी के अंदर एक जमहूरी अमल नजर आए। वैसे माजरत है डॉक्टर साहब, किसी पार्टी में सिवाय जमात इस्लामी जी बिल्कुल दुरुस्त, और किसी पार्टी में इलेक्शन, तो फिर ये इस कानून का जिस्म आपके पास मौजूद है, रूह इसकी गायब है। आप इलेक्शन करवाए चले जाते हैं, अच्छा फिर वो आपको मुतजाद अमल नजर आता है इलेक्शन कमीशन का। बाकी सियासी जमातें भी इसी तरह इलेक्शन करवाती हैं जिस तरह पीटीआई करवाती है। तो पीटीआई से आपने बल्ला ले लिया, बाकियों के पास सिनेरियो और बाकी जमातों के सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, इनको तो मार्च 2021 से मुसलसल इलेक्शन कमीशन कह रहा था और ये मुसलसल टाइम भी सीख कर रहे थे, उसके बावजूद इन्होंने नहीं कुछ किया। किसी पार्टी के अंदर जमहूरियत आई इस कानून के नतीजे में, तो वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वक्त कम है, अगर आप सवाल का जवाब भी इसमें शामिल कर लें अपनी गुफ्तगू में। सवाल ये कि क्योंकि पीटीआई पार्लिमानी जमात नहीं है इस वक्त, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने के बाद इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं या उनको एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही अपने 5 साल गुजारना हो? मेरा ख्याल है एक तो ये लीगल क्वेश्चन है, लेकिन अदरवाइज मेरा अंदाजा है, मतलब कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि इनको सुन्नी इत्तेहाद के तहत ही अपनी जमात को लेकर चलना पड़ेगा। अहम सवाल ये है कि क्या इनको रिजर्व सीट्स मिल सकेंगी। वो तो इलेक्शन लॉज के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के लॉज के मुताबिक वो तो इनको नहीं, वो अवेल नहीं कर सकेंगे। और वो पहले भी जो सिनेरियो बना है, जो नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि अगर बहुत मुश्किल है कि इनको ये रिजर्व सीट्स दी जाएं, चूंकि ऐसा ही सिनेरियो रहेगा
کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کبھی فیوچر میں 2 سال ڈاؤن دی لائن 3 سال ڈاؤن دی لائن حکومت نہ بنا سکیں. تو ایک تو یہ ہے. بٹ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ اسی لیے اس میں ایڈ کی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں کہ بھئی تمام جو جماعتوں میں جمہوری کلچر ہونا چاہیے اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس کو انشور کرنا. ہاں یہ ہے کہ باقی جماعتوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ جو اسٹیپولیشن ہے جو لاز ہے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو منیمم ریکوائرمنٹ تھی اس کو انہوں نے پورا کر دیا. ہاں کاغذی بالکل کاغذی کاروائی. تو وہ ان لائک پی ٹی آئی وہ انہوں نے پوری کر دی, انہوں نے پوری نہیں کی. اور مسلسل یہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے لاڈلے پن کے چکر میں اور ہمیشہ سے کوئی مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں, ریلیف لیتے ہیں ہمیشہ. سسٹم ان کو اتنے سال اکاموڈیٹ کرتا رہا ہے اور یہ ہیپچول ہو گئے ہوئے ہیں, نکمے ہو گئے ہوئے ہیں. تو ان کو کچھ جان مارنی پڑے گی. میرا خیال ہے شاید مطلب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے پیار چلتے رہے, لیکن گزشتہ 10 ماہ میں جو قیمت انہوں نے ادا کی ہے میرا خیال ہے کہ اب انہیں ان تمام جو ان کے ساتھ ہونے والی مہربانیاں ہیں ان کی اس نے پوری قیمت ادا کر دی ہے, ان کی لیڈرشپ نے بھی اور ان کے کارکنان نے بھی. سیکنڈلی آپ مظلوم کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. آپ نے جو سوال کیا نا, دیکھیں وہ ہم نا نواز شریف صاحب کا ٹرائل کور کر رہے تھے, تو جب ختم ہوا تو اینڈ پہ جب سارے بحث مکمل ہو گئی تو اینڈ پہ ہم نے ان کے وکیل صاحب تھے خواجہ حارث صاحب, ان سے پوچھا کہ سر کیا لگتا ہے آپ کو کیا فیصلہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس ملزم کا نام نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی اللہ دیتا ہوتا ہے یا کوئی ہوتا تو وہ بری ہوتا, لیکن کیونکہ ملزم کا نام نواز شریف ہے اس لیے اسے سزا ہوگی. اور یہاں پر اگر سنی اتحاد کونسل میں اگر کوئی بھی اور آزاد رکن شامل ہوتا تو وہ پارلیمانی پارٹی بھی بن جاتی, ان کو ٹکٹ بھی مل جاتا, ان کو مخصوص نشستیں بھی مل جاتی. لیکن کیونکہ یہاں پر تحریک انصاف کے آزاد ارکان اس میں شامل ہوئے لہٰذا اب کچھ نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا میرے ذہن میں ایک اور بھی سینیریو آتا ہے, آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس کا آنسر کر سکتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی کہ اگر ابھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیے ہیں اور ابھی ضمنی الیکشن کا مرحلہ باقی ہے, ضمنی الیکشن میں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیت سکتا ہے, تو تب بھی آپشن موجود ہے پارلیمانی پارٹی بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے الیکشن کرایا کیوں اگر ان کو سیٹیں بھی نہیں ملنی کچھ بھی نہیں ہونا؟ اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. جواب تو بڑا آسان ہے. دیکھیں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, سینٹ میں بھی اگر وہ ان کی پارٹی نہیں وجود میں آتی, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ انہوں نے ریزلٹس وغیرہ پریزنٹ کر دیں گے, اور الیکشن کمیشن کو بھی ہمیں چاہیے, مجھے میرا خیال ہے میڈیا بھی ان کو چاہیے کہ ای سی پی کو چاہیے کہ بالکل ان کو گرانٹ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی, وہاں سنی اتحاد ہوگا, اور سینٹ میں پی ٹی آئی پہنچ جائے گی. پاسبلٹی ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو پرپس یہی لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ وہ پارٹی کی شکل میں اگر ان کو ریکگنائز کر لیا گیا, پارٹی کی شکل میں اس کو ریکگنائز کر لیا گیا, تو بالکل ان کا بالکل سینٹ میں ان کی اپنی میجورٹی ممبرز آ سکتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ اس طرح سے سلسلہ نہیں ہوگا جیسے پی ایم ایل این کے ساتھ ہو چکا ہے. پی ایم ایل این کے تو بلکہ پی ایم ایل این کے نشان پہ وہ بن بھی گئے تھے, سینیٹرز بھی بن گئے تھے, لیکن پھر اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا, کمزوری کی تسلیم کر لیا, کمزوری کی نشاندہی کر لی, اس کو یہ کام پہلے کر لیتے تو شاید یہ یعنی ایک ضرورت تھی جو پوری ہوئی, اس کے علاوہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی مقصد نہیں تھا. بالکل دیکھیں اس کا کیسے کوئی مقصد تھا. آپ اگر باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس بڑی مثال ہے, عوامی نیشنل پارٹی نے نہیں کروائے تھے تو ان کو فائن کر دیا گیا, آئی تھنک 2 ملین کیا گیا, اور اس کے بعد نشان دے دیا گیا. عامر عباسی صاحب ان کا نا سال یا 2 سال کا ابھی پیریڈ ان کے پاس رہتا تھا. اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تمام بہت شکریہ. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.